बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश, जिसका इंतजार सारे साथियों को बहुत देर से है। उत्तर प्रदेश बहुत ही अहम राज्य है। आप जानते हैं 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ा प्रदेश। और इस प्रदेश में इस वक्त योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पिछले दिनों हिलते हिलते जाते जाते बची है। क्या उनकी कुर्सी आने वाले समय में जनता जो है वो बचाकर रख पाती है कि नहीं, क्योंकि अभी तो उनकी पार्टी बचाकर रखी हुई है। क्या जनता बचाकर रखती है कि नहीं? क्या उससे पहले जैसा उत्तराखंड में हुआ वैसा वैसी कोशिश फिर से बीजेपी की तरफ से होगी, बीजेपी आला कमान की तरफ से वैसी कोशिश होगी कि योगी आदित्यनाथ को हटाकर किसी और को उस कुर्सी पर बैठाया जाए, ताकि आने वाले समय में चुनाव को थोड़ा और आसान बनाया जाए और भाजपा के पक्ष में चुनाव को लिया जाए। लेकिन आज की तारीख में ऐसा है, ये समझने क्या ऐसा है, इस सवाल के साथ सबसे पहले चलेंगे ये देखने के लिए कि पिछले 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी और पिछले महीने जब हमारे आंकड़े आए थे उस समय क्या स्थिति थी। लेकिन चलिए पहले ये देख लेते हैं कि पिछले साल जो उत्तर प्रदेश की जो पिछले 2017 में दलीय स्थिति क्या थी। बीजेपी के खाते में 312 सीटें, माफ करें, अपना दल के खाते में 9 सीटें और सुहेल देव की पार्टी जो है उसके खाते में 4 सीटें। इस प्रकार 325 सीटों के साथ एनडीए गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी और समाजवादी पार्टी और उस समय कांग्रेस का गठबंधन हुआ था। आप याद कीजिए, एक नारा चला था उस समय, उत्तर प्रदेश के लड़के, यानी एक तरफ अखिलेश यादव और दूसरी तरफ राहुल गांधी। तो ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ था, इनको मुंह की खानी पड़ी थी। समाजवादी पार्टी को 47 सीटें, जबकि कांग्रेस को 7 सीटों से ही मात्र 7 सीटें, दहाई के आंकड़े पर भी कांग्रेस नहीं आ पाई थी। 7 सीटों से ही उस चुनाव में समझौता करना पड़ा। समझौता क्या, ये जनता का फैसला था जिसको मानना पड़ा। बीएसपी के खाते में मात्र 19 सीटें आई थी, मतलब आंधी चली थी एनडीए के लिए और खासकर बीजेपी के लिए। क्या वो आंधी अब योगी आदित्यनाथ बरकरार रख पाएंगे? ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि उस समय योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया था। उस समय उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी के अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष मौर्य साहब, उनके चेहरे पर कहा जा रहा था कि चुनाव लड़ा जा रहा है। और अगर यानी ओबीसी से वो आते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो उनका नाम दूर दूर तक नहीं था। नाम आया, पहला नाम जो आया वो आया मनोज सिन्हा का, जो आज की तारीख में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। मनोज सिन्हा उससे पहले रेल मिनिस्टर भी रह चुके हैं, आप लोगों को पता होगा, केंद्र में। तो मनोज सिन्हा गए, दिल्ली से भेजे गए मुख्यमंत्री बनाने के लिए, उसी वास्ते भेजे गए थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। किस्मत की लकीर उनकी उतनी लंबी नहीं थी और उनसे ज़्यादा लंबी, उनसे ज़्यादा मजबूत शायद लकीर जो है वो योगी आदित्यनाथ की थी और महाराज जी कुर्सी पर विराजमान हो गए। महाराज जी आगे भी कुर्सी पर विराजमान रहेंगे, ये देखना होगा और यही आंकड़े हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और उत्तर प्रदेश को दोस्तों हम लोगों ने और हमने क्या, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उन लोगों ने, और उत्तर प्रदेश को जब भी बंटवारे की बात आती है, छोटे छोटे राज्यों में बांटने की बात आती है, तब भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात आती है। तो ये जो आंकड़े दिखा रहा हूं, सबसे पहले ये आंकड़े हैं जो ये बता रहे हैं कि जून में जो हमारा 1 महीने पहले जो हमारा ओपिनियन पोल आया था, उस आधार पर बीजेपी के खाते में 145 से 153 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही थीं। कांग्रेस के खाते में 11 से 19 सीटें मात्र, जबकि वो बढ़त है 7 सीटों से कांग्रेस 11 से 19 सीटों पर। समाजवादी पार्टी 47 सीटों से सीधे जंप मारते हुए 161 से 169 सीटों पर। बीएसपी 19 सीटों से जंप मारते हुए 60 से 68 सीटों पर और अदर्स में 5 सीटों से जंप मारते हुए 7 से 13 सीटों पर। ये 1 महीना पहले का ओपिनियन पोल हमारा था। अब सीधे बढ़ेंगे, सबसे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्या सूरत हाल है वो देखने की कोशिश करेंगे, वो जानने की कोशिश करेंगे। अगर आंकड़े पूर्वी उत्तर प्रदेश के आप ला पाएँ तो वो दिखाइए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या हाल रहा उस समय। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ये 000 पूरा आप देख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखिए
70 से 72 सीटें पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खाते में आती हुई दिखाई दे रही हैं और 72 से 74 सीटें पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर भी आता है, जहां से योगी आदित्यनाथ आते हैं। गोरखपुर मठ के मठाधीश हैं वो, आप जानते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 70 से 72 सीटें बीजेपी के खाते में, समाजवादी पार्टी के खाते में 72 से 74 सीटें, बीएसपी के खाते में 13 से 15 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 से 5 सीटें, आम आदमी पार्टी के को 0, अदर्स के खाते में 4 से 6 सीटें। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये सूरत हाल आपको हम बता रहे हैं। कुल सीटें पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपको बताऊं 167 हैं। 167 सीट्स इन ईस्टर्न यूपी। ईस्टर्न यूपी के 167 सीटों में से 50% की सीटें जो हैं आप लगभग देखें तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी जो हैं वो बांट रही हैं ऑलमोस्ट। तो ये है पूर्वी उत्तर प्रदेश का सूरत हाल। बीजेपी 70 से 72, समाजवादी पार्टी 72 से 74, बीएसपी 13 से 15, कांग्रेस 3 से 5 और अदर्स के खाते में 4 से 6। अब आगे बढ़ें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जरा फटाफट ले आइए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या सूरत हाल है ये देख लें जरा, और फिर उसके बाद थोड़ा रुकेंगे और चलेंगे अपने विश्लेषकों के पास। पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसलिए लेकर आ रहा हूं, एक पूर्वी और दूसरा पश्चिमी, दो अलग अलग पार्ट, दोनों में अंतर देखिए। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश वही एरिया है जहां किसान सबसे ज्यादा आंदोलित हैं, जहां के किसान खासकर दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं। बीजेपी के खाते में यहां देखिए 36 से 38, आधी सीटें हो गई हैं बीजेपी के खाते में, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में। और आपको बता दूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 136 सीटें हैं विधानसभा की, 136 सीट्स पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उसमें से बीजेपी के खाते में मात्र 36 से 38 सीटें और समाजवादी पार्टी के खाते में 66 से 68 सीटें, बीएसपी के खाते में 24 से 26 सीटें, जबकि कांग्रेस के खाते में बिल्कुल पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरह 3 से 5 सीटें, जबकि अदर्स के खाते में 2 से 4 सीटें। सीधे आना चाहूँगा दिनेश जी आपके पास, और ये दो जगह के आंकड़े आप देख रहे हैं। इन दोनों आंकड़ों के आधार पर एक पूर्वी भाग, दूसरा पश्चिमी भाग, दो अलग अलग पार्ट, अभी मध्य और बुंदेलखंड बाकी है। जरा इन दोनों को देखते हुए, किसान आंदोलन को देखते हुए, एक तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश जहां कहा जाता है कि भाजपा काफी मजबूत है और वहीं गढ़ भी है इनका भी, योगी आदित्यनाथ का भी, लेकिन समाजवादी पार्टी भी काफी मजबूत। क्या कहेंगे पूर्वी बनाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश? राजीव जी, इससे पहले कि उत्तर प्रदेश की हम बात शुरू करें, मैं एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि हे भगवान, इस उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा मुजफ्फरनगर कांड मत कर देना। श्री राम जी की कृपा बनी रहे। लखनऊ के पत्रकारों के गोष्ठी में देख रहा था, तो वहां पर ये बात आई कि साहब रणनीतियां दोनों तरफ बन रही हैं। ये क्लियर हो चुका है कि राम का नाम लेकर के भाजपा ने आगे बढ़ना है। राम का मंदिर बन रहा है, ये बड़ा मुद्दा बनाएंगे। जो उन्होंने जातीय समीकरण बिठाने थे वो बिठा लिए। अब अभी आगे जो भाजपा क्या रणनीति बनाती है वो देखने की बात है, लेकिन अभी इस दौर में अगर ये चीज है तो ये चिंता की बात होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर ये सभा आगे जा रही है तो योगी जी का तो करिश्मा फेल है फिर सबसे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बिल्कुल साफ संदेश है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पहले समीकरण था वो वापस लौट रहा है। वहां का मुसलमान यानी मूले जाट और ये हिंदू जाट, ये सब अब समझ गए हैं कि हमें आपस में साथ में रहने में ही हमारी भलाई है। और जो दंगे के बाद, मुजफ्फरनगर के दंगे के बाद जो बंटवारा हुआ था वहां पर धार्मिक आधार पर, वो कुछ पटता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस जाहिर सी बात, इसमें किसान आंदोलन की बड़ी भूमिका है। तो ये दोनों का अंतर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस के में इच्छा शक्ति ही नहीं दिखाई दे रही है, तो कहां से उनको सीट मिलेंगी। पिछली बार भी चर्चा हुई थी कि अगर प्रियंका गांधी को आप मैदान में उतार रहे हो तो भाई उतारो ना, क्यों बार बार तो 2 दिन की पिकनिक में भेज रहे हो। ऐसे तो काम उनका होगा नहीं, कोई काम नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर के यहाँ मुकाबला बसपा की जो पोजीशन है, ये भी देखना होगा कि बसपा का भी वोट बैंक छीजा है, बहुत बुरी तरह छीजा है। चंद्रशेखर रावण ने एक अपनी जगह बनाई है, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनका अच्छी पकड़ उन्होंने बना ली है। और बसपा ने जो भी दलितों के मुद्दे आए, हाथरस कांड हुआ, बसपा गायब। जितने भी जब बड़े मामले आते बसपा गायब हो जाती है, चाहे वो
कोविड प्रकरण में बहुत धीमे से मायावती बोलती रही, तो लगता बहुत डरी हुई मायावती। तो ऐसी डरी डरी मायावती को अभी जो सीट दिखाई दी, पिछले वाले में दिखाई दी, मुझे तब भी मुझे लगा कुछ ज्यादा ही हो रहा मायावती जी। ऐसा ऐसा ग्राउंड में मुझे नहीं लग रहा है कि इतनी सीट मायावती ले जा पाएंगी, क्योंकि अब वो पहले वाली मायावती जी नहीं है। अब मायावती जी की माया अब जो बहुत कम हो चुकी है, और जो उनने प्रयोग किए हैं राजनीति में, और जिस तरह से उनकी सुविधा की अपनी राजनीति है, उसकी वजह से उनकी एक लगभग साबित होता जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम हो गई। तो इसका भी इम्पैक्ट आएगा। और ये दोनों क्षेत्रों के जो आंकड़े हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है कि ये आंकड़ा कुछ और सुधरेगा। जब हम यहाँ समाजवादी पार्टी की बात करें तो मुझे लगता है इसमें आरएलडी भी शामिल होगा, क्योंकि वो सब एक साथ में है। और ये यहाँ इस बेल्ट में आरएलडी की ठीक ठाक पहुंच है। मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, बुलंदशहर है, पार्ट ऑफ गाजियाबाद है। तो ये इन इलाकों में, सहारनपुर में भी तो यहाँ पर जो है आरएलडी बेहतर करने जा रही है। और कुछ लोग उनके परिवार में जुड़े हुए हैं, चौधरी अजीत सिंह नहीं है, लेकिन जयंत को सपोर्ट मिल रहा है, किसानों का सपोर्ट मिल रहा है। और जो पंजाब के कॉल है वो भी है, वही यहाँ पर भी बात है कि भाई हमें उसको हराना है जो भाजपा को हराए। अब ईस्टर्न यूपी में भी कुछ बेल्ट हैं जहां वहां के किसान भी दिल्ली पहुंचे हुए, वहां के भी कुछ किसान दिल्ली पहुंचे हुए, और वेस्टर्न यूपी तो खैर पूरा दिल्ली में बैठा हुआ है। तो ये अभी तक दो आंकड़े आपने देखा है, तो दोनों का यही समझ में आ रहा है कि एक तो किसान आंदोलन का असर है, दूसरा जिस तरह से योगी जी की बेअंदाजी है, लग रहा है लोगों को कि नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में और भी मठाधीश है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप एक और कारक होगा, वो होगा भाजपा की इनफाइटिंग। देखिए भारतीय जनता पार्टी इस समय बड़े अपने अंतर्विरोधों से जूझ रही है। योगी जी भाजपा की बहुत बड़ी मजबूरी हो गए। वो जब मुख्यमंत्री बने तब भी वो मजबूरी थे, और अब तो बहुत मोदी जी ने जनवरी से कोशिश कर ली उनको हटाने की, नहीं उनको सरका पाए वो। लेकिन अब जो स्थिति है, जिस बल पर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने ले ली थी, वो आधा बल निकल चुका है। संघ जो है अब वो संघ का उतना बड़ा हाथ नहीं है योगी के पीछे। तो अब भाजपा जो भी स्थिति में आए, मान लिया जीत भी जाए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, जैसे कोई करिश्मा हो जाए, तो मुझे लगता है योगी जी चेहरा होंगे या नहीं होंगे ये अभी निश्चित नहीं है। अगली बार योगी जी ही होंगे। तो योगी जी की कुर्सी बचाने वाली बात नहीं है इसमें तो भाजपा बचाने वाली बात है। तो अभी तक के दो मसले पर राजीव जी, यही मेरी प्रतिक्रिया, दो आपने जो पार्ट दिखाए। जी बिल्कुल। और कहूँगा कि एक तीसरा पार्ट जो है मध्य उत्तर प्रदेश का, उसको भी सामने लेकर आइए। मध्य उत्तर प्रदेश यानी कि अवध का जो पार्ट है वो क्या कुछ कहता है, उसको सामने लाइए, फिर आगे बढ़ें हम और चर्चा को आगे बढ़ाएं। आखिर अवध का पार्ट जो है वो देखिए, यहाँ भी बीजेपी को काफ़ी लॉस है। 33 से 35 सीटें यहाँ पर अवध में, और कुल मिलाकर के जो अवध का पार्ट है वो 81 सीटें हैं, यानी मध्य उत्तर प्रदेश में 81 सीटें। और यहाँ भी 50-50 समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में। समाजवादी पार्टी के नेता घर से बाहर निकले ना निकले, लेकिन उनके प्रति लोगों का एक विश्वास यहां दिखाई दे रहा है साफ। अगर देखें पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर आरएलडी के साथ समाजवादी पार्टी का जो एक दोनों का जो जनाधार आरएलडी का, और उसके अलावा किसानों के आंदोलन का एक दूसरे विकल्प की बात जो किसान सोच रहे हैं, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में साफ दिखाई दे रहा है, और किसान समाजवादी पार्टी की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ मध्य यूपी में यानी मध्य उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि 32 से 34 सीटें जहां समाजवादी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, वहीं पर बीजेपी के खाते में 33 से 35 सीटें, और समाजवाद और बीएसपी को यहां काफी नुकसान है। मात्र 4 से 6 सीटें बीएसपी के खाते में, और कांग्रेस के खाते में 6 से 8 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 है, अदर्स के खाते में 1 से 3 सीटें। ये मध्य उत्तर प्रदेश है। ये मध्य उत्तर
उत्तर प्रदेश का हम की बात कर रहे हैं और यहां पर आप देख रहे हैं अभी तक 4 पार्ट में बटे हुए उत्तर प्रदेश में आपने देखा यूपी का पूर्वी भाग, यूपी का पश्चिमी भाग, यूपी का मध्य भाग। अब हम सीधे चलेंगे यूपी के बुंदेलखंड वाले भाग में, लेकिन उससे पहले चलिए यूपी के बुंदेलखंड वाले भाग को भी देख लीजिए। बीजेपी यहां पर सुपड़ा साफ दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा यहां पर बुंदेलखंड में नहीं, लेकिन 19 सीटें हैं। इन 19 सीटों में से बुंदेलखंड में बीजेपी के खाते में 4 से 6 सीटें, समाजवादी पार्टी के खाते में 8 से 10 सीटें, बसपा के खाते में 3 से 5 सीटें, जबकि आईएनसी यानी कि कांग्रेस के खाते में 0 से 2 सीटें। अब सीधा पूरा का पूरा आंकड़ा आपके सामने नीचे स्क्रीन पर है। बीजेपी के खाते में अब 143 सीटें, 143 से 151 सीटें। अभी भी बीजेपी एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए, लेकिन 325 का जो आंकड़ा था जिसमें से 312 सीटें बीजेपी लेकर आई थी पिछले चुनाव में, उसका आधा और उससे भी कम यहां साफ दिखाई दे रहा है। बीजेपी 143 से 151 सीटें, 143 टू 151, और समाजवादी पार्टी यहां बेहतर करती हुई, यहां समाजवादी पार्टी के खाते में 178 से लेकर 186 सीटें, जबकि बीएसपी अभी भी जैसी उम्मीद नहीं है, जैसा अभी दिनेश जी भी बता रहे थे, लेकिन बीएसपी अभी भी 44 से 52 सीटों के साथ तीसरे नंबर की पार्टी, और कांग्रेस 12 से 20 सीटों के साथ चौथे नंबर की पार्टी। आम आदमी पार्टी को अभी मेहनत करने की जरूरत है खाता खोलने के लिए, जबकि अदर्स के खाते में 7 से 13 सीटें। ये आंकड़े, लेकिन इससे पहले मैं कहूंगा कि जो पिछले महीने के जो आंकड़े थे उसको भी स्क्रीन पर लेकर आइए, जरा वो भी देख लें कि 2017, उसके बाद जून का ओपिनियन पोल और उसके बाद जुलाई का ओपिनियन पोल। 2017 में बीजेपी के खाते में 325, कांग्रेस के खाते में 7, समाजवादी पार्टी के खाते में 47, 19 बीएसपी और 5 अदर्स, जबकि जून में हमने दिखाया था आपको 145 से 153 सीटें, जो यहां कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी का जनाधार और गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। डे बाय डे, महीने भर में बीजेपी को नुकसान यहां दिखाई दे रहा है। कांग्रेस गेन कर रही है, 11 से 19 सीटें थी, अब 12 से 20 सीटें हो गई हैं। समाजवादी पार्टी 161 से 169 की जगह पर 178 से 186 सीटें समाजवादी पार्टी बढ़त में, और बीएसपी घटत में, यानी बीएसपी यहां पर जो सीटें हैं बीएसपी की 44 से 52 सीटें। ऊपर वाले पार्ट में शायद मुझे लग रहा है कि कुछ गलती हुई होगी, या जो भी है 44 से 52 सीटें, जबकि अदर्स के खाते में 7 से 13 सीटें हैं। ये आंकड़े अब सब आपके सामने हैं। बीएसपी 44 से 52 सीटें। एक बार फिर से प्रकाश जी आपके पास आना चाहूंगा। इन आंकड़ों के आधार पे, अलग अलग जगहों के आधार पे, उत्तर प्रदेश को 4 पार्ट में बांटने के बाद हमने दिखाया कि 403 सीटों में किसके खाते में कितनी, और सरकार वहां पर 403 है, जिसमें से सरकार बनाने के लिए अभी भी किसी भी पार्टी के पास में वो आंकड़े नहीं हैं जिसकी जितनी ज़रूरत, यानी कि 203 सीटें चाहिए, 202 सीटें चाहिए, उतने आंकड़े अभी नहीं हैं किसी के पास भी। अब क्या समाजवादी पार्टी का आंकड़ा जो है 200 के पार जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी जो आंकड़े हैं उस आधार पर समाजवादी पार्टी को भी सरकार बनाने के लिए किसी दूसरे दल के समर्थन की दरकार होगी, लेकिन वो दरकार बीजेपी के लिए ज़्यादा है, और बीजेपी यहाँ सरकार बनाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जबकि अगर बीएसपी समर्थन कर दे बीजेपी का, तब भी यहाँ पे बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे ओवरऑल? राजीव जी, ओवरऑल मुझे ये कहना है कि अगर समाजवादी और कांग्रेस एकजुट होते हैं, जो पिछली बार हुए थे, तो उसमें नुकसान समाजवादियों को हुआ, तो समाजवादी इस बार अलग ही रहने वाले हैं। एक बात खास देखिए कि उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें और कम होंगी। उसका कारण यह है कि उस इलाके में गन्ने की फसल बहुतायत में होती है। गन्ना मिलों ने किसानों को पैसा 4 साल में, जब से योगी जी आए, उन्हें पैसा नहीं दिया, या बहुत कम पैसा दिया है। गन्ने की कीमत में एक बार भी बढ़ोतरी नहीं हुई। धान की कीमतों में, गेहूं की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई, उसके बावजूद किसान परेशान है। तो किसानों की परेशानी पिछले 4.5 साल में सबसे ज्यादा उपेक्षित रही। उसका नतीजा चुनाव में देखने को मिलेगा, और मुझे लगता है कि किसान इस मुद्दे को गंभीरता से देख रहे हैं, और उनको केवल 10 सेकंड लगेंगे, रॉकेट साइंस तो है नहीं बटन दबाने में, तो बता देंगे कि उनकी ताकत कितनी है। राजीव जी।
बिल्कुल। और दिनेश जी, एक बार आपके पास फिर से आना चाहूँगा। आंकड़े, सारे आंकड़े आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश का सूरत हाल सामने है। बीजेपी काफ़ी कमज़ोर, अगर 312 सीटें अपने बलबूते पर लेकर आई थी पिछली दफ़ा, इस बार 143 से 151 सीटें दिखाई दे रही हैं। जैसा प्रकाश जी बता रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी और कमज़ोर होगी, उसके खाते से और भी सीटें कम होंगी। आप क्या कहेंगे ओवरऑल? और जो स्थितियाँ अभी हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड, इनमें बीजेपी, खासकर जो पूर्वी, पश्चिमी और मध्य में बीजेपी फिर भी एक गेन करती हुई दिखाई दे रही है। और वो उस ढंग से गेन करती हुई नहीं जैसा कि पिछली दफ़ा था, लेकिन फिर भी एक मजबूत स्थिति 3 जगहों पे, और उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका हाल बहुत बुरा होने वाला है, ऐसा कहना है प्रकाश जी का। आप क्या कहेंगे ओवरऑल, इन आंकड़ों को लेकर क्या कहेंगे? मैं प्रकाश भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी ये इम्प्रूव होने वाला है, समाजवादी प्लस आरएलडी का ग्राफ। और इसमें सहारनपुर है, बिजनौर है, इनको इनको इन 2 जिलों को देखते हुए बसपा को बहुत ज्यादा सीटें दिखाई दे रही हैं, जिससे भाजपा भी उत्साहित हो रही होगी। 22-24 सीटें। मुझे लगता है कि ऐसी स्थितियां फिलहाल नहीं है। चंद्रशेखर रावण ने पिछले पंचायत चुनाव में दिखाया है कि भाई मैं भी एक खिलाड़ी यहाँ पर आ गया। तो बसपा का यहाँ क्षरण हुआ है इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो बसपा कम होगी तो फिर वो कहाँ जाएगा? वो इधर ही जाएगा, समाजवादी पार्टी आरएलडी की तरफ जाएगा, तो उनको इम्प्रूव करेंगे। बीजेपी का मुझे लगता है कि बीजेपी जो शहरी और कस्बाई इलाके हैं वहां पर बीजेपी अपनी पोजीशन थोड़ा ठीक करेगी। उनके प्रमुख प्रखर वक्ता हैं संगीत सोम, और वो यहाँ के बालियान साहब, उनका इम्पैक्ट है। मुजफ्फरनगर के प्रकरण में हम उनका इम्पैक्ट देखा, वो अपना कुछ बनाएंगे। तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा, ऐसा नहीं है कि उनको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा इस इलाके से। वेस्ट बुंदेलखंड में साफ दिख रहा है कि जो जो 4-5 शहर हैं, उन शहरों में भाजपा की स्थिति ठीक दिख रही है, और ये है कितना इतना तो वो सीटें उनको बुंदेलखंड में मिलेंगी। बाकी यहाँ पर जो सेंट्रल यूपी है, सेंट्रल यूपी में ये समाजवादी उनका इलाका है, और यहाँ पर वो लोग, मुझे लगता है जो दिख रहा है हो सकता है उससे और बेहतर कर ले। तो मुझे अभी भी जो इस अगले ग्राफ जो आएगा, मुझे लगता है इसमें थोड़ा और चेंजेस होंगे, और ये लोग कुछ और बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, एक बात है कि जैसा प्रकाश जी ने कहा कि भाई कांग्रेस और इनका अगर मित्रता होती तो बेहतर होता। तो ये सीधी मित्रता तो नहीं होने वाली है इस चुनाव में, क्योंकि कांग्रेस बहुत सीरियसली चुनाव का खेल नहीं खेल रही है। तो और उसमें समाजवादी पार्टी, जिस तरह अमन अभी उनका नए आजकल उनके चुनाव बुलेटिन निकलने लगे समाजवादी उनके, और उनको गांव गांव भेज रहे हैं, तो अब वो प्रेजेंटेशन पे आ गए। समाजवादी इस समय इलेक्शन मोड में दिख रहे हैं। उनकी पत्रिका निकलने लगी है, गांव गांव पहुंच रही है, तो वो माहौल बना रहे हैं। तो अखिलेश का एक सेल जो अपना काम करने लगा है, इसका इम्पैक्ट भी अभी बाद में आएगा। भारतीय जनता पार्टी के पास तो खैर बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और लेकिन ये एक चीज है, वो है हिंदू सेंटिमेंट, और उसी के नाते योगी जी सिरमौर हैं। वो अब कितना राम जी के नाम पर कितना कर पाते वो देखने की बात है। मंदिर को अब किस तरह मंदिर भी प्रकरण भी विवादों में आ चुका, अब तो उसमें भी घपला घोटाला सब सामने आ गया है। लेकिन देखते हैं, उनकी उनकी वही एक चीज है, जातीय उनने समीकरण ठीक ठाक बिठाए। जो कमजोर वर्ग के लोग बाग हैं, वहां से उनने कुछ मालदार लोग चुन करके अपने साथ जोड़ लिए हैं, और उनको अपना चेहरा बनाया है। और तो देखते हैं अभी एक जो बीच में आया था कि मौर्य बंधु जो है थोड़ा सा गुस्से में दिखाई दे रहे थे, निषाद बंधु गुस्से में दिखाई दे रहे थे, तो उसमें कुछ पैचअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ चीजें थोड़ा उनका तेवर फिलहाल कुछ दिनों में उससे कुछ ढीले दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी अपने प्रबंधन में लगी हुई है, रणनीतियां दोनों तरफ से बन रही हैं। लेकिन सबसे रोचक मुकाबला उत्तर प्रदेश का ही होने वाला है, और इसमें डेवलपमेंट्स होंगे। अभी अभी बहुत सारी चीजें आने बाकी हैं जो इस चुनाव की दिशा तय करेंगे। अगले हो सकता है 1-2 महीने के अंदर कुछ ऐसे डेवलपमेंट होंगे उत्तर प्रदेश में
जिनसे कुछ हमको और अंदाजा मिल पाएगा कि हाँ क्या होने वाला है। जी राजीव। बहुत बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे, लेकिन इस पर एक विश्लेषण कमेंट चाहूँगा जयशंकर जी आपसे भी कि आखिर उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े और ख़ासकर देखें तो बीजेपी का ग्राफ काफ़ी तेज़ी से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। 312 सीटों से लेकर के सीधे 50%, अगर कहें 143 से 151 सीटों पर बीजेपी आ जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है बीजेपी के लिए। और आने वाले समय में अगर ये आंकड़े इसी ढंग से चलते गए और किसानों का जैसा ऐलान है कि हम दिल्ली और आसपास के बॉर्डर को भी घेरे हुए हैं और आने वाले समय में हम लखनऊ में भी उसी ढंग से आंदोलन करेंगे, तो इसका असर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा और साथ में मध्य प्रदेश में भी पड़ेगा। क्या कहेंगे ओवरऑल? हम ये आंकड़े जो अभी आज आपके सामने पेश कर रहे हैं, ये आंकड़े राकेश टिकैत और किसानों के आंदोलन का जो ऐलान लखनऊ से है उससे पहले के ये आंकड़े हैं। उसके अलावा बहुत कुछ जो आने वाले समय में होने वाला है उससे पहले के हैं। ओवरऑल जयशंकर जी। नहीं, अभी देखिए दो तस्वीरें उभर के आ रही हैं। एक लगभग उत्तर प्रदेश के अखबारों से लेकर के दिल्ली के अखबारों में भी स्मार्ट प्रदेश उत्तर प्रदेश के विज्ञापन आ रहे हैं। बहुत सारी योजनाओं परियोजनाओं पर चर्चा हो रही है, विकास उपलब्धियों की चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ दो शहरों की तस्वीरें इस बरसात में आई हैं। एक शहर है काशी, जहां का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। दूसरा शहर है गोरखपुर, जहां का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री आदित्यनाथ करते हैं। बनारस में गोदौलिया चौराहा जो सबसे मशहूर चौराहा है, उसके नीचे गंगा है, दशाश्वमेध घाट है और ऊंचाई पर एक तरह से है, वहाँ नाव चलने की स्थिति आ गई। इतना पानी भर गया कि लोग मतलब जंघे तक पानी हो गया, नाव की स्थिति आ गई और लोग मजाक करने लग गए कि काशी क्योटो बन गया। दूसरी तस्वीर जो गोरखपुर की आई, गीता प्रेस वाली गली जहाँ हम गए हैं, घूमे हैं, उस इलाके में भी पूरा का पूरा पानी भर गया। तो यही विकास का अगर ढांचा है, इसीलिए अगर स्मार्ट प्रदेश बन गया उत्तर प्रदेश, तो फिर भगवान ही मालिक है, जाहिर सी बात है। और देखिए, जैसा आप आंकड़ों में दिखा रहे थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही थी, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का तो मैं खुद रहने वाला हूँ, मऊ जिले का, आजमगढ़ जिले का। जो 3 चुनाव हुए हैं, 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसके पहले विधानसभा हुआ था और उसके बाद फिर जिला परिषदों के चुनाव हुए। ये तीनों जिला पंचायतों के जो चुनाव हुए, ये तीनों चुनाव जनता के द्वारा हुए थे। लोकसभा का चुनाव बीच का था, उसमें आजमगढ़ में अखिलेश यादव चुनाव जीत गए। जौनपुर और बलिया की सीटें बहुत ही मामूली मतों से हार गए, जीतते जीतते हरा दिए गए या हार गए, जो भी हुआ हो। विधानसभा के चुनाव में भी इन इलाकों में समाजवादी पार्टी का काफ़ी ये था। लोकसभा के चुनाव में आजमगढ़ की सीट, घोसी हमारी जो है मऊ जिले की सीट, उसमें बहुजन समाज पार्टी का आदमी जीत गया। गाजीपुर की सीट बहुजन समाज पार्टी का आदमी जीत गया। तो चूंकि गठबंधन था, सपा और बसपा का गठबंधन था, इस गठबंधन में लोग चुनाव जीत करके आ गए। जिला परिषदों में भी आजमगढ़ जिला परिषद का सारे तामझाम मसारी ताल तिकड़म और प्रशासन और गुंडों के सहयोग लेने के बावजूद आजमगढ़ का जिला परिषद का चेयरमैन समाजवादी पार्टी का हुआ। बलिया का जिला पंचायत का चुनाव समाजवादी पार्टी के नेता अंबिका चौधरी के पुत्र आनंद चौधरी ने जीत लिया। तो ये इस तरह ये भी जो है, जो समीकरण बता रहा है, जो जनता का रुख बता रहा है, वो भाजपा के विरोध में बता रहा है और लोगों ने उस तरह से मतदान भी किया है। और ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है जिसके लिए जैसे, और सबसे बड़ी बात जो है ना, आप कितना भी बोल दीजिए, कितना भी संसद में जवाब दे दीजिए, चाहे विधानसभा में कुछ भी बोल दीजिए कि साहब देश में कहीं भी ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा, वो लोग भूलने वाले नहीं हैं, उस दृश्य को भूलने वाले नहीं हैं। जब ऑक्सीजन के लिए कतारें लग जाती थी, लखनऊ के सरकारी हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता था, लाशों के अंत्येष्टि, जो मतलब हिंदू धर्म में जो आप कहते हैं हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व में हिंदू धर्म में जो शवों की अंत्येष्टि है, कम से कम उसकी चिता जलाई जाए, उसकी जो राख है उसको नदियों में प्रवाहित की जाए, ये सारा भी आप मतलब सम्मान वो भी नहीं दे पाए, मतलब मृतकों को यह सम्मान भी ये सरकार नहीं दिला पाई। और नदियों में तैरती हुई लाशें नजर आई, नदियों के किनारे रेत में दबी हुई लाशें नजर आई। लोग ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़े, अस्पतालों में बेड नहीं थे,
अंत्येष्टि स्थल है लखनऊ का, जो स्मशान घाट था, हमको याद है जब तस्वीरें आने लग गई दुनिया भर में जो चैनलों में और अखबारों में, तो वहाँ पे बैरिकेडिंग करके बाकायदे वो टीन का शेड लगा करके ढक दिया गया, कहा कि निषिद्ध क्षेत्र है, यहाँ कोई जा नहीं सकता, कोई फोटोग्राफी नहीं कर सकता है। ये सारे काम हुए थे। तो कोरोना महामारी के दौर में जो आपकी विफलता रही है, आप भले भी क्लेम करते रहिए कि साहब उत्तम प्रदेश और सबसे बढ़िया काम किया और ये किया, आप अपनी पीठ थपथपा लीजिए, लेकिन उससे तो बात बनने वाली नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो जैसा अभी दिनेश जी कह रहे थे, अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर जो ज़मीन घोटाला हो रहा है, जिस ढंग से अपनी ही ज़मीन को बेच करके खरीद रहे हैं लोग या बिकवा करके आपस में खरीद रहे हैं, उसके 3 गुना 4 गुना दाम पे ज़मीन का सौदा हो रहा है। पूरे अयोध्या की ज़मीन आज इस समय आप समझ लीजिए कि एक तो या तो मंदिर का ट्रस्ट एक्वायर कर रहा है, खरीद रहा है, या फिर गुजराती व्यापारी वहाँ जा करके अयोध्या में, चूँकि मंदिर बनने वाला था या उनको पहले भनक रही होगी, जो भी रहा हो, उन्होंने सारी ज़मीनें लगभग खरीद ली है आसपास के इलाकों की। तो पूरा का पूरा एक अजीबोगरीब ढंग का खेल चल रहा है। इसके अलावे जैसे अभी किसान आंदोलन की बात हुई है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, बुंदेलखंड का इलाका है। बुंदेलखंड में अभी तक बार बार ये कहते रह गए कि साहब विकास की गंगा बहाएंगे, लेकिन अभी तक बांदा जिले के जो पठार के इलाके हैं वहाँ पीने का पानी नहीं पहुँच सका है। अभी भी वहाँ के लोग पेयजल के लिए अभावग्रस्त हैं। तो ये सारी दिक्कतें हैं, सारी परेशानियाँ हैं। इन परेशानियों का सबब अगर चुनाव में दिखाई देता है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी, तो वहाँ जाट मुस्लिम गठजोड़ जो रहा है चौधरी चरण सिंह के ज़माने से रहा है, लेकिन बीच में उसमें मुलायम सिंह भी साथ में होते थे, लेकिन बीच में थोड़ा सा आपस में तफरका हो गया, अजीत सिंह अलग हो गए और मुलायम सिंह और या अखिलेश अलग अलग हो गए थे, तो उसमें एक बंटवारा जैसा हो गया था। लेकिन अब वो रीयूनियन का काम हो गया है शुरू। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी काफ़ी करीब आ गए हैं, और इसमें अगर चंद्रशेखर की जो भीम आर्मी है, भीम सेना है, या जो पार्टी बनाया उन्होंने, उसका अगर गठजोड़ हो जाता है तो हमको लगता है कि स्वीप कर जाएंगे लोग। पश्चिम उत्तर प्रदेश में फिर किसी का कुछ बचेगा खुचेगा नहीं, उसमें फिर बाकी जातियाँ, बाकी जो पिछड़ी जातियाँ हैं, वो लोग भी उसमें लामबंद हो जाएंगी। और इसके अलावा जो बसपा का जहाँ तक खेल है, बसपा ने अभी दांव तो खेल दिया है कि एक बार फिर से वो ब्राह्मण सम्मेलन करने शुरू कर दिया कि ब्राह्मणों को जो भाईचारा सम्मेलन या उसके ज़रिए जोड़ने की जो कवायद शुरू की है। तो अगर हमको नहीं लगता है कि, क्योंकि बहुत समय बीत गया है, उसके बाद कितने समीकरण बने और बिगड़े हैं, अगर ब्राह्मणों का समर्थन मिला कुछ मायावती को, तो इसका नुकसान सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को होगा। लेकिन ब्राह्मण उससे पहले मुतमईन होना चाहेगा कि बहुजन समाज पार्टी या बहन जी की सरकार बन रही है कि नहीं बन रही है, या उनके पास कुछ और बड़ा चुंबक है कोई है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो फिर वो लोग जाने वाले नहीं हैं। मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। कांग्रेस अगर चुनाव लड़ेगी, अलग से अपनी ताकत पे लड़ेगी, मुझे लगता है कि जैसा अखिलेश यादव ने साफ भी कर दिया कि हम किसी बड़ी पार्टी से समझौता नहीं करेंगे, इसके बजाय हम छोटे छोटे जो दल हैं उनके साथ, जाहिर सी बात है कि जो जातीय गठजोड़ है, समानता दल और क्या क्या पहले भी उनके साथ रहे हैं लोग, इस तरह के लोग, तो उनके साथ करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत रही है पिछले चुनाव में, वो पिछड़ी जातियों को लामबंद करने की, दलित जातियों को, जो गैर जाटव और गैर यादव पिछड़ी जातियों और गैर जाटव दलित जातियों को एकजुट करके अपने पक्ष में लामबंद करने में जो सफलता हासिल की थी, जो सामाजिक समीकरण गोविंदाचार्य की जी और कल्याण सिंह जी के ज़माने में बना था, उस पर जो अमल करके उनको सफलता मिली थी। लेकिन उसके बाद जो है, जाहिर सी बात है, जिस तरह से केशव मौर्य का हुआ, जैसा अभी दिनेश बता रहे थे, स्वामी साध मौर्य का भी जो हाल हुआ, बीएसपी से गए थे वहाँ पर वो, तो उसको उन्होंने हद देख लिया है। अब अगर या तो भारतीय जनता पार्टी इतनी हिम्मत करे और कहे कि साहब हम केशव मौर्य के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनेगी तो केशव मौर्य को या किसी पिछड़ी जाति के आदमी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये अगर कहे तो बात बन सकती है। क्योंकि एक मैसेज नरेंद्र मोदी ने भी अभी दिया है, जो अपने कैबिनेट में जो रिसफल किया, उसमें से अधिकतर दलित पिछड़ी जातियों को ही शामिल किया, जैसे वो एसपी सिंह बघेल हो गए या बाकी और लोग नाम जो आया, ये सारे लोग हुए, एक ब्राह्मण को दिया और बाकी पिछड़ी जातियों और दलित समाज के लोगों को ही मंत्री बनाया। तो एक मैसेज देने की कोशिश की, लेकिन उसका तभी होगा जब उन जातियों का कुछ भला भी होते हुए दिखाई देगा, उनका नेता जो है कुछ नंबर 1 की पोजीशन पे आए। अगर नंबर 2-3 ही रहना है तो ठीक है, तो फिर बहुजन समाज में भी रह सकते हैं या समाजवादी पार्टी में भी रह सकते हैं। और उसके अलावे ये सारे कवायद जो आपकी धराशायी हो जाती है जब दलितों का हत्याएं होती हैं,
जब दलितों की बहन बेटियों, पिछड़ी जातियों की बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, बलात्कार के बाद हत्या जैसे जघन्य मामले सामने आते हैं, उस पर जो सरकार का नज़रिया होता है, रवैया होता है, दलितों को जिस तरह से जगह जगह पीटा जा रहा है, कभी किसी की मूछ मुड़ा दिया तो कभी किसी का कुछ कर दिया, उन इस तरह की जो तस्वीरें आ रही हैं ना, वो उससे सहमा हुआ है दलित समाज या पिछड़ी जातियों का समाज जो है सहमा हुआ है। अल्पसंख्यकों की बात तो छोड़ ही दीजिए, उनके साथ जो हो रहा है या नहीं हो रहा हो तो एक अलग विषय हो सकता है, उस पर लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन ये जो नाराज़गी का भाव है, ये सारा जो अगर एकजुट हो गया, और इस बार देखिए जिला पंचायतों के चुनाव में जिस तरह से आपने खरीद फरोख्त की, जिस तरह से आपने अपहरण किया, जिस तरह से नामांकन पत्र दाखिल नहीं होने दिया, जिस तरह से काउंटिंग में गड़बड़ियाँ की, वो सारे काम आप विधानसभा के बड़े चुनाव के स्तर पे शायद नहीं कर पाएंगे। और इस बार जिस तरह से लोग समझ चुके हैं जिला पंचायतों के चुनाव से सबक लेकर के कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल और बाकी जो छोटे मोटे दल हो गए, चंद्रशेखर का भी हो सकता है, ये लोग अगर शामिल हो गए तो मुझे लगता है कि आपके आंकड़े बदल जाएंगे और भाजपा का ग्राफ थोड़ा और नीचे गिरेगा। और बहन जी के, हमको लगता है बहन जी के बारे में लोगों को मालूम हो चुका है कि उनका खेल जो है वो भतीजे की दौलत संपत्ति को बचाए रखने से ज़्यादा नहीं दिखाई देती है, कि कैसे उसका आर्थिक साम्राज्य बना रहेगा, बचा रहेगा, और कैसे उनके पेटी में कुछ और धनराशि आती रहेगी, चुनाव ज़्यादा उम्मीदवारों को लड़ाएंगे तो ज़्यादा लोग ला करके जमा करेंगे, उससे आगे कुछ बात बन नहीं पा रही है। और दलित समाज का भी एक हिस्सा मैं आपसे बता रहा हूँ, खासतौर से जो युवा है, वो एक तरफ तो वो चंद्रशेखर के प्रति आकर्षित हुआ है, दूसरी तरफ जब गठजोड़ तोड़ा मायावती जी ने एक तरफा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में, उससे लेकर के भी नाराज़ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिस तरह से कांसीराम को भी अपना आदर्श मानना शुरू कर दिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बार जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नारा लगाते हैं तो वो जय भीम का भी नारा लगाते हैं, तो उसको देखते हुए जो युवा पढ़ा लिखा युवा समाज का लड़का है, उसको लग रहा है कि बहन जी गलत रास्ते पे जा रही हैं। अगर ये हुआ, इसका परिलक्षण अगर चुनाव में दिखाई दिया, तो जाहिर सी बात है कि इनका ग्राफ भी और नीचे जाएगा। और आम आदमी पार्टी अभी तक, संजय सिंह वहाँ सक्रिय हो रहे हैं, काफ़ी बयान वान देते हैं, ट्वीट करते हैं, काफ़ी काम में लगे हुए हैं, लेकिन वही जैसा उत्तराखंड में मैंने बताया कि कोई संगठन चूँकि उत्तर प्रदेश में अभी तक आम आदमी पार्टी का खड़ा नहीं हो पाया है, तो इसलिए वो बहुत अधिक उम्मीद कर नहीं सकते। बीच में उनकी अखिलेश से भी बातचीत हुई थी, हालांकि बाद में हुआ कि नहीं, चुनावी समझौता शायद नहीं होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि जब ममता बनर्जी आएंगी अखिलेश यादव के पक्ष में, या समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन के पक्ष में शरद पवार आएंगे, या और जो विपक्ष तेजस्वी आएंगे, या और जो हो सकता है स्टालिन को भी बुलाने की कोशिश करें लोग, उद्धव ठाकरे को भी करें लोग कोशिश, तो अगर एक बड़ा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2022 का जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है, यही पृष्ठभूमि तैयार करेगा 2024 के लोकसभा के चुनाव के लिए। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अभी गंगा, जमुना, गोमती, सरयू, घाघरा में और पानी बहेगा। अभी तो बाढ़ आई है, अब बाढ़ से कितना पानी किस किनारे लगेगा, उसके बाद हमारे ओपिनियन पोल्स के रुझान थोड़ा और आने वाले महीनों में बदलेंगे ही बदलेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शानदार ढंग से विश्लेषण आप तीनों का, जयशंकर जी आपका भी, प्रकाश जी आपका भी, और दिनेश जी आपका भी, और सात रंग न्यूज़ से हमारे साथी जुड़े हुए हैं जो लिख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अगर तरीके से सबको साथ लेकर चले तो भाजपा की मुश्किलें बढ़ना तय है। जयशंकर जी ने जो जातिगत विश्लेषण किया वो घटनाओं पर आधारित है, और ये साफ साफ संकेत है कि दबा हुआ आक्रोश बदलाव लाएगा। राकेश रोशन यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रशांत मिश्रा जुड़े हुए हैं, वासुदेव कुमार जुड़े हुए हैं। वासुदेव कुमार का कहना है कि यूपी में समाजवादी पार्टी 200 से ऊपर होगी, और जावेद इकबाल भी हैं। तमाम साथी जुड़े हुए हैं, घनश्याम मीना भी हमारे साथ में है, घनश्याम लिम्बाडिया है, बनवारी मीना हमारे साथ में, अब्दुल जब्बार हैं। तो साथियों, ये वक्त आप लोगों का बहुत ज़्यादा ले लिया, असलम भी लगातार बने हुए हैं, आप लोगों का, जुबेर खान भी हैं, आप लोगों का वक्त बहुत ज़्यादा लिया, और लेकिन एक महत्वपूर्ण आज का प्रोग्राम था। ओपिनियन पोल काफ़ी मेहनत से तैयार करना होता है और आप लोगों तक लाना, हर महीने के आखिरी शनिवार को हम ये लेकर आते हैं। पिछले महीने, जून के महीने के आखिरी शनिवार को आपने देखा था ओपिनियन पोल। अब ये हमारा जो क्रम है ये चलता रहेगा हर महीने, और हर महीने क्या बदलाव होंगे उसका कहाँ कोई जातिगत आधार, कहीं कोई सामाजिक परिवर्तन, कुछ और कोई घटनाक्रम, उन सब पर आधारित सारी चीज़ें जो होती हैं ओपिनियन में सामने आती
करती हैं, तुरंत रिफ्लेक्ट करती हैं। आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा लग रहा था कि बीजेपी शायद इस बार मुश्किल में फंस जाए, लेकिन क्या हुआ, बिल्कुल आंधी चल गई। इसलिए क्योंकि पुलवामा जैसी घटना घट गई। वैसी घटना देश में न घटे, ये ऐसी हम कामना करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि ऐसी घटनाओं का असर चुनाव पर पड़ता है और कुछ पार्टियां उसका फायदा ले जाती हैं, और वही फायदा उस समय बीजेपी को हुआ था 2019 के लोकसभा चुनाव में। और आने वाले समय में 6 महीने में क्या कुछ परिवर्तन होगा, इस पर हमारी, हम सब की, हमारे साथियों की, हमारे वरिष्ठ पत्रकारों के पैनल की नज़र रहेगी और नज़रें आप लोगों की भी रहती हैं। दोस्तों, लगातार मैं देख रहा हूं कि आप लोग अपनी अपनी बातें लिख रहे हैं। कुछ लिख रहे हैं कि 300 होगी समाजवादी पार्टी, कुछ और कह रहे हैं कोई बीजेपी 12 सीटें, तो कोई 350 सीटें, कोई अपनी अपनी बातें अपने हिसाब से सब रख रहे हैं, और बिल्कुल रखना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है, और सबको अपने विचारों को रखने का, यहाँ रखने की छूट है और रखने का अधिकार है, इसलिए रखना चाहिए। और प्रशांत मिश्रा जी बीजेपी 403 प्लस लिख रहे हैं। अब एक सीट कहां से लाएंगे बीजेपी के लिए एक्स्ट्रा, वो देखना होगा, लेकिन अच्छी बात है कि सब अपनी चाहत यहां पर रख रहे हैं और यही खुला मंच है। तो दिनेश जी, बहुत धन्यवाद, आप जुड़े रहे हमारे साथ। प्रकाश जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे लंबे वक्त तक। हम लोग हालांकि इस कार्यक्रम को 8:45 बजे तक खत्म करने वाले थे, 9:15 बज गया। और जयशंकर जी को भी आज स्टूडियो में ही बैठा रखा था, आए थे, अपने प्रोग्राम हाल फिलहाल की रिकॉर्डिंग इनकी थी दिन में, लेकिन मैं बैठा कर रखा कि 1.5 घंटे का प्रोग्राम करेंगे, आप बैठ जाइए, उसके बाद 8:30 पौने 9 तक चले जाएंगे। लेकिन 9:15 बज गया, आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, ज़्यादा समय ले लिया। विश्लेषण 5 राज्यों का करना भी होता है और आप लोगों के विचारों को भी देश दुनिया तक पहुँचाना होता है, इसलिए कई बार समय ज़्यादा ले लेता हूं। आप लोगों से माफ़ी मांगते हुए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे, आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद कि आप लगातार बने रहे। और बिल्कुल कई साथी पिछले 2.25 घंटे से लगातार बने हुए हैं, आप लोगों को सल्यूट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार बने रहे और इस कार्यक्रम को आप लोग देखते रहे, सुनते रहे, और इससे अच्छा हमारे लिए और क्या हो सकता है। आपको बहुत धन्यवाद। कल रविवार है और कल रविवार को आप लोगों के बीच नहीं आऊँगा, लेकिन कल मेरा घूमता हुआ आईना जो प्रोग्राम है, साप्ताहिक प्रोग्राम, वो लेकर ज़रूर आऊँगा। शाम 7 बजे उसे देखिए। उससे पहले आज रात को जयशंकर जी का प्रोग्राम हाल फिलहाल 9 बजे देखिए। 9 तो बज चुका है, लेकिन जब भी जो अगर अपलोड हो चुका हो तो उसे शायद मुझे कहा जा रहा है कि अपलोड हो चुका है, तो अभी इस प्रोग्राम के तुरंत बाद जयशंकर जी का प्रोग्राम देखिए। और हाल फिलहाल और बहुत सारे साथी जुड़े और बहुत नए साथी भी जुड़े, और एक नए साथी हमारे अतुल भाई जुड़े, उनको भी, अतुल सिन्हा जी 7 रंग न्यूज़ से, उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं, कमेंट भी लिखे, तो सबको बहुत शुक्रिया। जुबेर खान भी हमारे साथ जुड़े रहे, कीमा अंसारी जुड़े रहे, मोहित शर्मा लगातार जुड़े रहे हमारे साथ, शिव बहादुर वर्मा जुड़े रहे, सादाब जुड़े रहे, जावेद इकबाल, मिस्टर MK रिव्यू, बनवारी मीना, तमाम दोस्तों, आप सबको, मदीना का मुसाफिर, राकेश रोशन यादव, असलम चिश्ती, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है, विदा लेता हूं। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।